हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसा कि आपको मैप से ही पता चल गया होगा कि मैं कोई ज्योग्राफी का ही पार्ट पढ़ाने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ज्योग्राफी में भारत का भूगोल पार्ट 1 पढ़ा था। मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें कि आपने भारत का भूगोल पार्ट 1 पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल पार्ट 2, क्योंकि भारत के भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने जो भारत का भूगोल पार्ट 1 पढ़ा था उसमें मैंने बताए थे आपको कि भारत से सटे हुए जो भी देश थे, उन सारे देशों के बारे में मैं आपको बताई थी। भारत की सीमा रेखा की लंबाई, तटीय, समुद्री, ये सब मैंने आपको बताई थी और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया था। तो वहाँ से अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी आई है। और आज हम चलते हैं पार्ट 2 में। आज पार्ट 2 में चलते हैं जिसमें कि हम भारत के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ रिवाइज कर लेते हैं, यानी पहले की बात। तो यहाँ था हमारा पाकिस्तान, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, ये चीन, ये रहा नेपाल। आप लोग यदि ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लोग को मैप का एकदम ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए भूटान। मैं इसीलिए ही मैप के माध्यम से आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहें। अब म्यांमार हो गया ये, और ये हो गया हमारा बांग्लादेश। ये हो गया भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो ये श्रीलंका, नीचे ये श्रीलंका हुआ। और इस साइड ये जो हो गया है ये है हमारा मालदीव। ये क्या है? तो ये है मालदीव। और इसे तो आप जानते ही हैं, अंडमान निकोबार। बड़ा लिखना होगा। तो ये मैं उस सब में बता चुकी हूँ आपको, यहाँ बस मैं रिवाइज करवा रही हूँ, यहाँ सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। तो ये अंडमान निकोबार हो गया। और ये है लक्षद्वीप। ये क्या है? ये है लक्षद्वीप। तो ये भारत के जो कुछ पड़ोसी देश है। और इसके अलावा देखिए इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर आपको पता है समुद्री है सीमा, तो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे पूरा बंगाल की खाड़ी है, पानी से भरा हुआ है, खाड़ी से। और नीचे जो हो गया, नीचे है हिंद महासागर। नीचे हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर। और इस साइड में जो है यहाँ है अरब सागर, इस साइड में अरब सागर है। तो आपको ये सब का ज्ञान होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको इसमें बताई थी कि ये तीनों जो है जल से घिरे हुए क्षेत्र है, और ये भारत जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसमें मैं आपको बताई थी कि भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसमें से भारत के राज्यों की सीमा कुछ पड़ोसी देशों से लगती है, जिससे कि जल से सीमा लगती है, स्थल से सीमा लगती है, और उसके बाद जल स्थल दोनों से सीमा लगती है। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं कि भारत के आंतरिक भाग का हम अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा भारत हो गया। मैप से आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से लेके इस तरह से ये जो सब देशों को छोड़ के ये इस प्रकार से जो आया है, ये प्रॉपर अभी भारत है, ये प्रॉपर हमारा भारत है। अब इसमें देखते हैं कि भारत के सबसे पहले इसमें हम देखेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,83,000 कुछ करके है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। और यदि भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है मध्य एशिया, भारत मध्य एशिया महादेश के मध्य में स्थित है, यानी दक्षिण साइड में स्थित है भारत मध्य एशिया के। तो आपको इसे ये ध्यान रखना है कि भारत कहाँ है? तो मध्य एशिया में स्थित है। इसके अलावा अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में अगर अक्षांशीय की दृष्टिकोण से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और लेकिन अगर देशांतरीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसे समझेंगे आप लोग। अगर अक्षांशीय पार्ट से देखें, अक्षांश के दृष्टिकोण से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, चूँकि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 2 गोलार्धों में बटी हुई, हमारी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ज़्यादातर जो महादेश हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो इसमें भारत के लिए एक कंडीशन दिया गया कि अगर हम देखेंगे उत्तरी अक्षांश के दृष्टिकोण से, अगर अक्षांश के दृष्टिकोण से देखते हैं, उत्तरी अक्षांश के दृष्टिकोण से, तो भारत यहाँ स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। और पूर्वी देशांतर के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भारत कहाँ स्थित है? तो ये है भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर भारत के देखा जाए विस्तार के बारे में,
तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये तो हो गया। अब भारत के जो पॉइंट है हम ये देख लेते हैं, यानी चौहद्दी जिसे आप कहते हैं, तो चौहद्दी एक देश की होती है और ये है भारत के पॉइंट के बारे में। तो मैं आपको बताए थे कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, यानी भारत का जो सबसे दक्षिण का पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। वो कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का कहाँ लिखो, यहीं लिखती हूँ। दक्षिणतम पॉइंट जो है ये है इंदिरा पॉइंट। ये क्या है? ये है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। कभी कभी पिगमिलियन नाम दिया होता है इंदिरा पॉइंट के जगह पे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, पिगमिलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है और ये भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, यानी कि आपको पता है कि अंडमान निकोबार भारत से हटके स्थित द्वीप है, तो यहाँ जब बात की जाए कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की भूमि से, भारत की भूमि में दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे है कन्याकुमारी, यानी कि सबसे दक्षिणतम का पॉइंट इधर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित, जो कि अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से तमिलनाडु होगा, मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये जो कन्याकुमारी स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है और सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। अगर हम उत्तरी पॉइंट की बात करें कि उत्तरी पॉइंट कौन है भारत का सबसे दक्षिणतम, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये पॉइंट और इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। देखिए दोनों में इंदिरा इंदिरा लगा है, तो आपको नीचे ध्यान रखना पॉइंट है और ऊपर जो है ये इंदिरा कोल है। अब अगर सबसे हम बात करें पश्चिमी पार्ट की, तो इधर देख लीजिए, इधर जो गुजरात का इलाका है, इधर जो गुजरात का इलाका है, तो वहाँ का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है तो वो कहलाता है सर क्रीक। क्या कहलाता है वहाँ? वो सर क्रीक कहलाता है और ये गुजरात में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, यानी सबसे इधर का पॉइंट। अब चलते हैं इधर, तो यहाँ का सबसे जो पूर्वी पॉइंट है ये क्या है? वलांगू। पूर्वी पॉइंट वलांगू, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, वलांगू अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपने देख लिया ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यानी दक्षिणतम पॉइंट जो है और उत्तरी पॉइंट जो है, अगर इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों को अगर मिला दें और इसकी लंबाई की बात की जाए कि उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट के बीच की कितनी लंबाई है, तो इसकी अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो ये है 3214 किलोमीटर। यानी उत्तरी से दक्षिणी की लंबाई कितनी है, भारत की विस्तार कितने क्षेत्रों में फैला है, तो 3214 किलोमीटर। और जब हम पश्चिमी और पूर्वी बिंदु को मिला देते हैं, यानी कि इस बिंदु को मिलाने के बाद अगर पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम के बीच के विस्तार के बारे में पूछा जाए कि इसके दोनों बीच के बीच लंबाई कितनी है, तो ये कितनी लंबाई है, तो ये जो लंबाई हो गई ये है 2933 किलोमीटर। ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो आपको इन दोनों लंबाई को ध्यान में रखना है, यानी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर। ये दोनों लंबाई आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, तो ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अब इस कर्क रेखा को देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या मैटर है। तो ये जो कर्क रेखा है आपको पता है इसकी जो लंबाई है, यानी कि इसका अगर बात किया जाए तो ये इसका मान है 23.5 डिग्री। इसका मान कितना है? ये इसका मान है 23.5 डिग्री और ये भारत के बीचों बीच क्षेत्र से होकर गुजरती है और ये भारत को बराबर यानी 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में क्या करती है? बांट देती है। 2 भागों में बांट देती है। बांटना को ही हम विभाजित करना कहते हैं। तो अब जब ये बांट देती है तो ये जो कर्क रेखा गुजरती है तो ये कुछ राज्यों से होकर गुजरती है, हमारे देश में कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। और ये एग्ज़ाम का एक कह लीजिए बहुत अच्छा टॉपिक है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। तो कौन से 8 कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इन 8 राज्यों के आपसे इन 8 राज्यों से निकल कर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। वहाँ तो एक तो ये दिया हुआ रहेगा कि बताइए इनमें से
से 4 ऑप्शन में कि कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दूसरा ये दिया रहेगा दूसरा टाइप से कि कौन से राज्य से नहीं होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा इनमें से कौन राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको जब ये 8 राज्य पता होंगे तब बहुत ही आसान होगा आपको उन क्वेश्चन को डील करना। तो हमने तो ट्रिक से बहुत बार इसे पढ़ा है, आपको मैं भी ट्रिक बताई थी कि 8 राज्यों से होकर गुजरने वाले ट्रिक, लेकिन चूंकि अब हम मैप पढ़ रहे हैं तो आज हम मैप के तरह से देखेंगे, यानी मैप के माध्यम से देखेंगे कि किन 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, किन 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ का जो पॉइंट है ये हो गया हमारा गुजरात, इधर जो हो गया ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया गुजरात, ठीक। उसके बाद जो आता है तो गुजरात के बाद आ गया राजस्थान, यहाँ पे क्या आ जाता है, मैप देखे तो गुजरात के बाद आ गया राजस्थान। चलिए 2 को देख लिए हमने, गुजरात राजस्थान। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आगे बढ़ने पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या आ गया, छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे झारखंड आ गया, थोड़ा आगे जाने पे क्या आया, झारखंड। उसके बाद आने पे थोड़ा आगे जाने पे क्या आ गया हमारा, पश्चिम बंगाल, यहाँ बांग्लादेश है देखिए यहीं पे पश्चिम बंगाल। तो उसके बाद आ गया हमारा पश्चिम बंगाल। फिर हम उस क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं इधर वाले क्षेत्रों में तो हमें मिलता है त्रिपुरा और मिजोरम। क्या मिलता है हमें, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए आपने मैप के माध्यम से कितना अच्छा से देख लिया कि कौन कौन से क्षेत्र मिल रहे हैं, यानी कौन कौन से राज्य। तो सबसे पहले तो गुजरात था, फिर राजस्थान, फिर यहाँ MP आया, फिर आया छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप अगर मैप देखेंगे भारत का 1 मिनट, तो देखिए यहाँ अगर आपको उतना क्लीन तो दिखेगा नहीं शायद, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गुजरात, यहाँ पर आप गुजरात को देख रहे होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे मध्य प्रदेश देखा, फिर देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल और इधर आ जाइए तो त्रिपुरा और मिजोरम, इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से आपने देखा कि इन 8 राज्यों से किस प्रकार से ये जो कर्क रेखा है ये होकर गुजरती है। तो आज से हमें ट्रिक के साथ साथ यानी कि इस मैप को भी याद रखना है कि किस किस क्षेत्र से होकर गुजर रही कर्क रेखा। अब देखिए इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है और ये डीपली क्वेश्चन कह लीजिए आपका कि कौन सा शहर जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो चूँकि आपको पता है कि 8 राज्य जो हैं यही 8 राज्य कर्क रेखा गुजरते, तो इसी में कोई एक शहर होगा जो कर्क रेखा पे स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की जो राजधानी है रांची, यही रांची शहर जो है यहीं से होकर गुजरता है कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित जो ये शहर है ये रांची ही है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आपने कर्क रेखा को तो देख लिया, अब हम चलते हैं इसके विस्तार के बारे में, यानी कि इसके विस्तार के बारे में देखते हैं कि इसका कितना अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरीय विस्तार है, ये सब। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मैं आपको उसमें पढ़ाई थी ऑब्जेक्टिव के रूप में, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से इसका जो विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश हो गया इधर। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच इसका इस प्रकार से विस्तार है। मैं यहाँ लिखती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये इसका विस्तार हो गया इधर से। अब अगर बात करें हम इधर से इधर के विस्तार के बारे में तो ये कितना है, तो ये जो है ये है आपका 68 डिग्री 7 से इसका विस्तार कितना है, इधर से दिख रहा होगा, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये इसका विस्तार है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इधर से इधर का जो विस्तार है, देखिए सिंबल ये लाइन, तो ये कितना है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, और ये जो दक्षिणी उत्तरी विस्तार है तो ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे कि ये कितना है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये कितना हो गया इधर का जो ये पार्ट हो गया तो ये 97 डिग्री 25 मिनट।
अब देखिए इन्हें जब जोड़ा गया तो पता चला कि इनके बीच की जो कह लीजिए कि अंतर हो गया समय का, तो मात्र 2 घंटे का, यानी इनके बीच की जो अंतर समय का हो गया तो वो 2 घंटे का हो गया। तभी इनके पर यानी कि इस पर शोध किया गया और कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं नापना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तब क्या किया गया कि इन दोनों का सिर्फ 68 लिया गया इनका, और इसका 97 लेकर उसे जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया गया, और फिर आया 82.5 डिग्री। यानी क्या आया, 82.5 डिग्री जो ये आया, और इसी को माना गया भारत का मानक समय रेखा। क्या माना गया, भारत का मानक समय रेखा की, यानी कि समय को निर्धारित करने वाला रेखा, इसे माना गया 82.5 डिग्री को भारत का समय रेखा। अब जब देखिए ये भारत से गुजरती है तो भारत के यूपी से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के यूपी से होकर यानी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और इसी में क्वेश्चन आता है कि कौन से क्षेत्रों से गुजरती है, जिसमें कि 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, कभी ये तो कभी ये। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो इलाहाबाद, जिसका नाम अभी प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज दिया जा सकता है, तो प्रयागराज ले लीजिए आप। दूसरा कभी कभी नैनी दिया हुआ होता है, और तीसरा कभी कभी मिर्ज़ापुर दिया हुआ होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि या तो अगर इलाहाबाद दिया होगा तो परफेक्ट आंसर है इलाहाबाद, या फिर अगर मिर्ज़ापुर और नैनी दिया होगा तो आप मिर्ज़ापुर नैनी को टिक करेंगे, मिर्ज़ापुर को, और वो नहीं रहा तो नैनी रहा तो टिक करेंगे। तो ये भारत की मानक समय रेखा को दर्शाता है। ये 82.5 डिग्री रेखा जो है, इन दोनों को जोड़कर हाफ करके जो लिया गया है, ये भारत की मानक समय रेखा को दिखाता है। और पूर्व अगर इस तरह से उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की जगह पूर्व यानी कि पूरा अक्षांशीय विस्तार दे दिया जाए तो वो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ये भी आप ध्यान में रखें, लेकिन आपको ये दोनों विस्तार के बारे में ध्यान से देखना है। अब देखिए अब ग्रीन बीच समय आता है। ग्रीन बीच समय रेखा जो है कितना आगे है उससे, तो ये है 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है ग्रीन बीच समय रेखा से। और ग्रीन बीच समय रेखा जो है ये भारत में कितने राज्यों से पर गुजरती है, तो आप ध्यान में रखेंगे, चूंकि ये 5.5 घंटे आगे है इसीलिए यहाँ 5 है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है ग्रीन बीच। अब इसमें देखते हैं कि ये कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। थोड़ा सा आपको पेचीदा लग रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को रोक के या फिर से उसे देख लीजिएगा, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और ज्योग्राफी को सही पढ़ने का यानी सही तरीके से पढ़ने का तरीका भी यही है। तो देख लीजिए ग्रीन बीच 5.5 घंटे आगे है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं कि ये कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो कहाँ इधर दिख रहा है, इधर ले लेते हैं, MP, UP, AP, ये तीनों को ले लीजिए, MP, UP, AP, और उसके बाद आप ले सकते हैं उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़। तो ये जो हो गया MP, UP, AP, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो इन 5 राज्यों से होकर ग्रीन बीच रेखा गुजरती है। तो कैसे याद रखना है, तो प्रदेश वाला, और ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ वाला आपको ध्यान में रखना है। तो ये ग्रीन बीच के बारे में हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि और रेखा जो है ये भारत से होकर गुजरती है और भारत की तटीय सीमा के बारे में, तो चूँकि आपको पता है कि भारत का जो विस्तार, ये प्रायद्वीपीय भारत जो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और भारत का जो ये तटीय सीमा हो गया जो समुद्र से सटा हुआ है, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि तटीय सीमा की कुल संख्या कितनी है और कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको इसे भी देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके पश्चिमी भाग में, सबसे पहले पश्चिमी भाग में चलते हैं। तो यहाँ आपको एक गुजरात है, यहाँ गुजरात हो गया। उसके बाद बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ एक छोटा सा गोवा है, और यहाँ पे बात करें कर्नाटक यहीं पे, और यहाँ केरल, यहाँ कर्नाटक बड़ा ही कर देते हैं इसे, ये छोटा सा यहाँ गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये गुजरात हो गया, गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गोवा,
क्योंकि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और तटीय राज्यों में भी सबसे छोटा है। और उसके बाद यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई की तो मात्र 101 किलोमीटर का है। गोवा की जो तटीय भाग से लंबाई सीमा रेखा लगती है मात्र 101 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा लगती है वो गुजरात की लगती है। फिर देखते हैं कर्नाटक हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया केरल। यहाँ पर क्या हो गया? केरल। यानी कि इधर से अगर देखा जाए पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में 5 राज्य। पूर्वी भारत में हमने कितना देखा? तो पूर्वी भारत में 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। अब चलते हैं पश्चिमी भारत की तरफ, यानी कि इसमें देखते हैं कि कितने राज्य जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की बात आ गई, पश्चिम बंगाल हो गया। फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ये हो गया तमिलनाडु। ये क्षेत्र जो हो गया ये हो गया तमिलनाडु। ये क्या हो गया? तमिलनाडु। तो सॉरी, यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं, आंध्र प्रदेश है। आप सॉरी, आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया आंध्र प्रदेश, और ये हो गया तमिलनाडु। तो यहाँ से आपने क्या देखा? तो ये 4 राज्य, यहाँ से आपने ये 4 राज्य देखा। यानी कि पश्चिम में कितने राज्य हो गए? तो 4 राज्य हो गए जो कि समुद्र तट से लग रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल राज्यों की कितनी संख्या है जो कि समुद्र तट से लगते हैं, तो पूर्व के 5, पश्चिम के 5 और उधर पूर्व के हो गए, तो ये कितने हो गए? तो ये टोटल हो गए आपके 9 राज्य। ये कितने हो गए? ये हो गए टोटल 9 राज्य। जिसमें अगर सबसे बड़े राज्य के बारे में पूछा जाए जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, तो गुजरात हो गई। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड नंबर में कौन आता है, यानी गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा लगती है, तो वो आंध्र प्रदेश आ गया। वो कौन आया गया? सेकंड में आंध्र प्रदेश। और कभी कभी आपको घुमा के एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, चूँकि मैं आपको बताई थी कि ये जो विंध्याचल पर्वत है भारत को 2 भागों में बांटता है, जिसमें नीचे का भाग जो दक्षिणी भारत होते हैं इसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो समुद्र तट से लगने वाली सबसे बड़ी राज्य कौन सा है, यानी सबसे बड़ा कौन सा राज्य? प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो वो आंध्र प्रदेश। यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा राज्य जो समुद्र तट से लगता है वो कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आपने ये देख लिया। उसके बाद गोवा सबसे छोटा हो गया, 101 किलोमीटर। अब चलते हैं कुछ रेखा के बारे में, कुछ चैनल के बारे में बात करते हैं। जगह तो फुल है, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ आपने मालदीव को देखा, यहाँ आपने किसे देखा? यहाँ आपने मालदीव को देखा, यहाँ लक्षद्वीप को देखा। तो यहाँ पे जो रेखा है ये 8 डिग्री चैनल है। यहाँ पे एक रेखा है जिसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक। उसके बीच जो एक रेखा है इसे कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। इसे क्या कहा जाता है? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। अब देखिए क्या है, इसके जो बीच में एक टापू है, इसके बीच में जो टापू है इसे मिनी पॉइंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मिनी पॉइंट कहा जाता है, इसे मिनी पॉइंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि 8 डिग्री चैनल जो है ये किनके और किनके बीच है? तो आपको ध्यान में रखना है मिनी पॉइंट और मालदीव के बीच। इसी तरह जब क्वेश्चन आएगा 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनी पॉइंट के बीच है। उसके बाद इधर चलते हैं अंडमान निकोबार की तरफ। तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है ये विभक्त करते हैं, यानी 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो अंडमान निकोबार में। लेकिन अब देखते हैं किसके बीच है। तो ये छोटा अंडमान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जब चैनल गुजरती है तो ये छोटा अंडमान कहलाता है और ये बड़ा अंडमान कहलाता है। तो ये दोनों के बीच है, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। यहीं अंडमान से थोड़ा दूर पे एक सुमात्रा द्वीप जिसे कहते हैं, सुमात्रा या इंडोनेशिया कहते हैं, इंडोनेशिया। तो इन दोनों के बीच जो चैनल है इसे ग्रैंड चैनल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रैंड चैनल कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ग्रैंड चैनल हो गया, ये 8 डिग्री चैनल हो गया, ये 9 डिग्री चैनल हो गया, और ये जो छोटा अंडमान और बड़े अंडमान के बीच है ये 10 डिग्री चैनल हो गया। ये क्या हो गया? 10 डिग्री चैनल। और सुमात्रा और इसके बीच अंडमान के बीच ग्रैंड चैनल हो गया। तो इससे आपने आज सारा पार्ट देख लिया, अंदर का कौन कौन सा पार्ट था, इसमें क्या क्या थे, कौन कौन से रेखा थे, कहाँ कहाँ से गुजर रहे थे, इसके अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत चतुष्कोणीय है, और उसके बाद मध्य एशिया में ये विस्तृत है, और उसके बाद आपने गोलार्ध के बारे में भी देखा। तो ये सब आपने देखा, चूँकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है और आपको इन सारे चीज़ों को याद रखना है। तो कैसे याद रखना है? तो इसी तरह से मैप बना के 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिए, समझिए, उसे नोट कीजिए, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी
भी कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के सारे टॉपिक जो ज्योग्राफी के एकदम हार्ड से हार्ड और नॉर्मल से नॉर्मल सारे टॉपिक पढ़ेंगे और इसे इतनी ईजी वे में पढ़ेंगे कि 1 से 2 बार देखने के बाद हमें आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए, अभी तो आप लोग घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।